हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि पिछले 1 महीने से हम कर रहे थे प्रैक्टिस, लेकिन कल से हमने स्टार्ट कर दिया है अपना थ्योरी का पोर्शन कवर अप करना। वैसे तो हमने एक बार अपने पाँचों ब्रांच को समाप्त कर लिया है, लेकिन कुछ पॉइंट हमारे बचे थे जिसे डिस्कस करना ज़रूरी था। तो कल जो हमने स्टार्ट किया, वो किया था आपका खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। हमने कल समझा था कि ये खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी क्या है, इसका क्या महत्व है, हम क्यों करते हैं प्रसंस्करण खाद्यों का। साथ ही साथ हमने खाद्य प्रसंस्करण और जो प्रौद्योगिकी है, इसके कुछ मूलभूत संकल्पनाओं को समझा था, जिसमें हमने खाद्य विज्ञान की चर्चा की थी कि खाद्य विज्ञान क्या होता है, इसका जो क्षेत्र होता है, इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हमने खाद्य संसाधन के बारे में समझा था। इसी में हमने खाद्य प्रौद्योगिकी, जो कि हम बार-बार पढ़ रहे हैं, इस टर्म को समझा था कि जो खाद्य प्रौद्योगिकी है वो क्या है, और लास्ट में हमने देखा था खाद्य उत्पादन, ये खाद्य उत्पादन क्या है। अब उसी के आगे आज हमें डिस्कस करना है जो हमारे खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी हैं, इनका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले ये किसके मन में विचार आया, किसने इसका आविष्कार बोल सकते हैं, किसने इसका आविष्कार किया, किसने इसका विकास किया। तो जब हम खाद्य संसाधन का नाम पढ़ते हैं, यानी कि खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे सामने निकल कर आते हैं 2 नाम। कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको एक नाम ध्यान रखना है, निकोलस एपर्ट का, और दूसरा नाम आपको इसी में ध्यान रखना है, लुई पाश्चर का। लुई पाश्चर, इन्होंने पाश्चरीकरण का आविष्कार किया था या विकास किया था, और जो ये निकोलस आपके थे, निकोलस एपर्ट, इन्होंने जो डिब्बाबंदी प्रक्रिया है, उसका शुभारंभ किया था या उसका विकास किया था। तो जब आप खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको इन्हीं दोनों के नाम से रूबरू होना होगा। चलिए थोड़ा-सा समझते हैं हम इसके बारे में कि कैसे इन्होंने आविष्कार किया, क्या इनके मन में बात आई। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये तो मैंने लिख दिया है, बस आपको पढ़ लेना है कि खाद्य पदार्थों को डिब्बा में बंद करने की प्रक्रिया का विकास 1810 में निकोलस एपर्ट द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ये किसने किया था? निकोलस एपर्ट। वैसे आपने हर चीज़ देखा, अब क्या हो रहा है, डिब्बा बंद आ रहा है। चाहे हम अचार की बात करें, जैम, जेली, मुरब्बा, ये हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये आपके डिब्बे में बंद होकर आते हैं। इससे क्या होता है, एक तो इनका जो संरक्षण काल होता है, वो बढ़ जाता है। दूसरा, इनका आने-जाने में, ले जाने में ये सुविधा होती है, यानी कि हम कह सकते हैं परिवहन सुविधा होती है। इनका रख-रखाव आसान होता है, तो डिब्बाबंदी से कई फ़ायदे होते हैं। तो ये जो डिब्बाबंदी का विकास किया गया किसके द्वारा? निकोलस एपर्ट के द्वारा किया गया। कब? 1810 में। और दूसरा दूसरा आपको ध्यान रखना है, पाश्चरीकरण का विकास किसके द्वारा हुआ? तो लुई पाश्चर के द्वारा हुआ। आपने पाश्चरीकरण कहाँ पर पढ़ा है? तो आपने पाश्चरीकरण पढ़ा है, ये जो पाश्चरीकरण की प्रक्रिया होती है, ये सामान्यतः आपने कहाँ देखा है? दूध पर देखा है। ठीक? कहाँ पर? तो दूध पर आप पाश्चरीकरण की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ से 2 नाम आपको ध्यान रख लेना है, क्या-क्या? एक तो 1810 में निकोलस जो एपर्ट थे, उन्होंने डिब्बाबंदी प्रक्रिया का विकास किया, और जो लुई पाश्चर थे, इन्होंने इसका पाश्चरीकरण का विकास किया। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि हम बहुत स्लो हमारी जो पढ़ाने की स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, तो आप अपने फ़ोन से ही स्पीड बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ही सोचिए, अगर किसी को 1 घंटे लगातार एक स्पीड में बोलने के लिए कह दिया जाए, तो उसकी दिक्कत होगी ना, तो आप
थोड़ी-सी मेरी भी परेशानी को समझा कीजिए। अगर मैं एक ही स्पीड में चलती जाऊँ तो हो सकता है काफ़ी चीज़ें आपको समझ में ना आएँ। और साथ ही साथ अगर आपको समझ में आता है, आपकी कैपेसिटी अच्छी है, मैं मानती हूँ कि कोई कितना भी तेज़ पढ़ा ले, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने ही फ़ोन से क्या कीजिए, आपके पास ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का, तो आप वहाँ से स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊँगी, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाती है, गले में प्रॉब्लम हो जाती है और ये मतलब हमारी स्पीड ना बहुत ज़्यादा होती है, ना बहुत कम होती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप में से कई लोग को ऐसा लगता है कि हमें स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, तो एक बार कमेंट करिएगा, हम ज़रूर इस पर विचार करेंगे। बाकी ये थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है हमारे लिए भी, तो आपको सामने वाले की भी थोड़ी-सी परेशानी को समझना चाहिए। बाकी चलिए देखते हैं, कमेंट कीजिएगा आप सब, कैसा आप सबको चाहिए? थोड़ी स्पीड बढ़नी चाहिए या ठीक है? तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? खाद्य संसाधन और ये जो प्रौद्योगिकी है इसका विकास कैसे हुआ? तो लुई पास्चर ने 1864 में लुई पास्चर जो थे इन्होंने 1864 में अंगूरी शराब को खराब होने से बचाने के लिए शोध किया और खाद्य प्रौद्योगिकी को वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया इन्होंने। इन्होंने सोचा कि जो अंगूरी शराब को खराब होने से कैसे बचाया जाए, तब इनके दिमाग में आया कि हमें वैज्ञानिक आधार देना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैज्ञानिक आधार पे इन्होंने प्रयास किया और क्या किया और अंगूरी शराब के खराब होने के अतिरिक्त लुई पाश्चर ने जैसे अल्कोहल हो गया, सिरका हो गया, अंगूरी शराब तो है ही है, बियर के अलावा इन्होंने दूध के खट्टा होने पर भी शोध किया था। तो इन्होंने सिर्फ़ अपना वही अंगूरी शराब के लिए ही नहीं ये परेशान थे। इन्होंने अंगूरी शराब के संरक्षण की बात सोची तो सोची ही, साथ ही साथ इन्होंने जैसे अल्कोहल हो गया, सिरका हो गया, बियर हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें दूध की, तो दूध के खट्टा होने पर भी इन्होंने शोध किया था। पाश्चर ने रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण प्रक्रम को विकसित किया था। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे जिन चीज़ों को हम पकाते हैं, उबालते हैं, उनको पकाकर संरक्षित करते हैं। क्यों? क्यों? ताकि वो जो उसमें रोग उत्पन्न करने वाले जीव हैं, वो नष्ट हो जाएँ। तो इन्होंने यही किया कि इन्होंने रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण प्रक्रम का विकास किया था। तो यहाँ से 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपने जो सबसे पहले देखा निकोलस एप्पर्ट, जिन्होंने खाद्य पदार्थों के डिब्बाबंदी की प्रक्रिया का विकास किया था। इसी के बाद लुई पाश्चर आए जो कि 1864 में आए। इन्होंने अंगूरी शराब जो थी उसको खराब होने से बचाने के लिए इन्होंने वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया। इन्होंने सोचा कि हम वैज्ञानिक तरीका लगाकर इसे खराब होने से बचा सकते हैं। फिर इन्होंने ये अपना जो इनका शराब था, अंगूरी शराब था, उसको तो इन्होंने संरक्षित किया ही किया। साथ ही साथ इन्होंने जो और अन्य पदार्थ थे हमारे जैसे अल्कोहल था, सिरका था और अंगूरी शराब तो था ही था, बियर था। इसके अलावा जो दूध के खट्टे होने पर भी इन्होंने शोध किया था। तो इन्होंने जो रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं हमारे खाद्य पदार्थों में, उनको नष्ट करने के लिए ही पाश्चुरीकरण का विकास किया था। अब ये जो खाद्य प्रौद्योगिकी है, खाद्य प्रौद्योगिकी की शुरुआत में सेना की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनको उपयोग में लाना शुरू कर दिए थे। 20वीं शताब्दी में जब विश्व युद्ध, अंतरिक्ष में खोज, उपभोक्ता द्वारा अनेक जो है उत्पादों को बढ़ती माँग, जो हमारी बढ़ती हुई माँग जा रही थी, तो खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास ने इसमें योगदान दिया। जैसे हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो जब हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखते हैं, खाद्य पदार्थों को अपने हम उसको किसी भी तरह से सुरक्षित रख सकें तभी तो हम आवश्यकता की पूर्ति कर पाएँगे। हमारे पास खाद्य पदार्थ ज़्यादा हो रहे हैं, ये कल ही आपने देखा था कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा होने लगा है।
तो जब थोड़ा होता था तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता था। जैसे मान लेते हैं घर में 4 लोग हैं, 1 लीटर दूध आ रहा है, तो हमने दूध को उबाला और पी लिया। 1 लीटर है, सबने कितना लिया? ढाई 250 ग्राम सबने ले लिया, ढाई 250 एमएल ख़त्म हो गया। घर में है 4 ही लोग हैं और दूध अब कितना आ रहा है? कम से कम 4 लीटर आ रहा है, नहीं तो 5 लीटर आ रहा है। अब हम इतने दूध को तो खपत कर नहीं पाएँगे, उसको हम प्रिज़र्व कर लेंगे। अब हम उसको संरक्षित कर लेंगे, आगे उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन्हीं सब कारणों से इनका उपयोग किया गया। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, यानी कि जब विश्व युद्ध छिड़ा था, तो उस समय पर जो सेना थी उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये जो खाद्य प्रौद्योगिकी है इसका विकास किया गया। साथ ही साथ जो जनसंख्या यानी कि जो उपभोक्ता की माँग बढ़ती जा रही थी, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये खाद्य प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जो 20वीं शताब्दी थी, 20वीं सदी में कामकाजी महिलाओं की आवश्यकता को विशेष रूप से पूरा करने के लिए हम तत्काल मिलकर बनाने वाले जैसे सूप का मिश्रण हो गया, पकाए गए पदार्थ हो गए। जैसे अब इतना काम-काज बढ़ गया है लोगों के अंदर, महिलाओं के पास ही इतना काम हो गया है कि हम क्या करते हैं, हमें अगर खाना बनाना है, तो हम क्या करेंगे? पहले आपने देखा होगा कि सिलबट्टे पर मसाला पीसा जाता था। लेकिन अब हमारी भाग-दौड़ की ज़िंदगी इतनी हो गई है कि हम पीसते नहीं हैं। हम क्या करते हैं मिक्सी में सूखा मसाला पीस के रख लेते हैं, उसे टाइम पर यूज़ कर लेते हैं। हम कौन लहसुन बैठ के छीलेगा, काटेगा, तो हम पेस्ट रख लिए हैं उसका। अदरक है, उसका पेस्ट रख लिए हैं। हमारे पास सिल्ली है, हमने उसका पेस्ट रख लिया है। मतलब हमारे पास सब कुछ बना-बनाया रख दिया गया है। अब ये जो चीज़ें बनी बनाई हैं, इनको हमें सुरक्षित, संरक्षित भी तो करना होगा। तो इन्हीं सब जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, हमें तत्काल भोजन मिल सके, हमें खाना बनाने में जल्दी हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। और खाद्य प्रौद्योगिकी ने ये तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षित और ताज़े खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया है। आज 21वीं सदी में जो खाद्य प्रौद्योगिकविद हैं, इनके सम्मुख एक बहुत ही बड़ी कह सकते हैं चुनौती है। चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के स्वास्थ्य और उसके जो अन्य परिवर्तित आवश्यकताएँ हैं, उनके अनुरूप हमें खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना है। जैसे-जैसे हमारी आवश्यकताएँ बदलती जा रही हैं, उसी प्रकार से जो हमारे प्रौद्योगिकीविद हैं, इनके लिए ये समस्या ये हो गई है, समस्या नहीं एक चुनौती कह सकते हैं। चुनौती ये हो गई है कि जिस तरह से हमारी आवश्यकताएँ हैं, उसी हिसाब से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति ये करें, ठीक? तो ये आपने देखा कि कैसे विकास हुआ। हालाँकि हमने इसमें थोड़ा-सा और समझ लिया कि इसका विकास क्यों हुआ है, क्या आवश्यकता है। बाकी आपको इनके विकास में 2 चीज़ों का नाम ध्यान रखना है। 2 चीज़ों का नहीं, 2 व्यक्तियों का ध्यान रखिएगा। अब हमने इनको चीज़ बना दिया, हालाँकि ये व्यक्ति हैं। 1810 में निकोलस एप्पर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, जिन्होंने डिब्बाबंदी प्रक्रिया का विकास किया। और दूसरा आप ध्यान रखिएगा लुई पाश्चर का, जिन्होंने पाश्चरीकरण का जिसे हम निर्जीवीकरण कहते हैं हिंदी में, मतलब हिंदी तो है ही, हमें इसे क्या कहते हैं निर्जीवीकरण के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो आपने देखा कि किस तरह से विकास हुआ, क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों विकास हुआ इनका खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का। अब अगर हम थोड़ा-सा और इसके आगे समझें और ये बात करें कि ये जो खाद्य संसाधन है और संरक्षण, इसका महत्व क्या है? या ये पूछें कि इनका क्यों उपयोग किया जाता है? अगर हम इसके महत्व की बात करें, खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व अगर हम देखें, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें निकल के आता है क्या? कि वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके
कच्चे माल को मध्यवर्ती स्तर पर तैयार खाद्य पदार्थ अथवा तत्काल खाने योग्य उत्पादन में परिवर्तन किया जाता है। करते क्या हैं? तो आपको पता है ये जो खाद्य है यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं हम। इसमें हमें वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता होगी, प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता होगी। तो इन्हीं से हम इनका उपयोग करके जो हमारे कच्चे माल हैं, कच्चे माल को मध्य स्तर पर तैयार खाद्य पदार्थों या फिर जो कि तत्काल खाने योग्य हैं, उसमें परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा ये आपके जो अनेक नस्वर या कभी-कभी खाए ना जा सकने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, इनको आप कैसे संरक्षित कर सकते हैं? कैसे लंबे समय तक इनको सुरक्षित रख सकते हैं? कैसे आप इनको खाने योग्य एक लंबे समय तक इनको खाने योग्य रख सकते हैं। इनके स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों या फिर जो आपके पेय पदार्थ हैं, उनमें परिवर्तन करके इसे अनेक प्रक्रमों में आप उपयोग कर सकते हैं। इन सारी विधियों का हमें पता चलता है। उसके बाद खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, वही अभी जो हमने पहले बताया कि क्या करते हैं, हम इसमें खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। जैसे आपको पता है कि हमें कहीं जाना है, 1-2 दिन के लिए बाहर जाना है, हमें पता है कि हम जहाँ जा रहे हैं, वहाँ हमें खाने के लिए हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा। जैसे आप शुद्ध शाकाहारी हैं, तो शुद्ध शाकाहारी जहाँ पर ऐसी जगह पर आप जाएँगे जहाँ पर आपको शुद्ध शाकाहारी होटल वग़ैरह नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे खाद्य पदार्थों को अपने घर से ही लेकर जाएँगे जो कि हमें अगले 2-3 दिन तक खा सकें, जो कि हम सुरक्षित रह सकें। तो जो खाद्य संसाधन और संरक्षण है, इससे खाद्य पदार्थों को आप लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे आप सब्ज़ी में ही देख लीजिए अगर आपको कहीं बाहर जाना है, एक तो हम सूखी सब्ज़ी इसलिए बनाते हैं ताकि वो गिरे पड़े ना, कहीं से लीक ना हो ज़रा भी। दूसरा, हो सकता है हमारे पास ऐसे रखने वाले चीज़ें हों, ऐसे रखने वाले बर्तन हों जिसमें ना गिरे। आप उसमें पानी भी भर के लेके जाएँ लेकिन तब भी ना गिरे। तो हम सूखी सब्ज़ी क्यों बनाते हैं? कहते हैं ना कि पानी मत डालना उसमें, कल तक खाना है इसे। तो जब आप उसमें पानी नहीं डालते हैं, तो वो खराब नहीं होता है। ये तो हमारा घरेलू संरक्षण की विधि है कि किस तरह से हम अपने खाद्य पदार्थों को जो कि ये मान के चलना है कि 4-6 घंटे में खराब हो जाएँगे, तो हम उसको अपने घरेलू स्तर पर 10 घंटे तक चला लेते हैं। बस यही इतना होता है। तो जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, उनको आप लंबे समय तक रख पाते हैं। आपके खाद्य पदार्थ में जितना पानी की मात्रा अधिक होगा, उन खाद्य पदार्थों के खराब होने की संभावना उतना अधिक बढ़ जाता है। तो आपके खाद्य पदार्थों के खराब होने या सुरक्षित रहना किस पर डिपेंड करता है? तो उसमें उपस्थित जल की मात्रा पर ये निर्भर करता है कि हमारे खाद्य पदार्थ कब तक सुरक्षित रहेंगे। ठीक? अगला पॉइंट क्या हो सकता है? अगला महत्व क्या है? तो स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ या फिर पेय पदार्थ में परिवर्तन करके अनेक प्रक्रम हेतु उपयोग में लाना। जो आपके स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं या फिर जो भी पेय पदार्थ हैं, इनके जो इनमें थोड़ा-सा परिवर्तन लाकर इनको और तरीकों से उपयोग में ले आना। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टमाटर है। एक तो आप ऐसे टमाटर है जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं, पेड़ से तोड़ते हैं, गोल-गोल टमाटर आपका, ठीक? तो वो आप कितने दिन तक चल सकता है? आपके पास फ्रिज वग़ैरह है, आप उसे सुरक्षित रखते हैं, तो 1 हफ़्ते तक आपका चल जाता है। या टमाटर है खराब नहीं होता है, अगर बहुत ज़्यादा गला आपने नहीं लिया है तो 10 दिन तक चल जाता है। लेकिन अगर आपको ये का और दिनों तक सुरक्षित रखना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसका टोमेटो सॉस बनाएँगे, उस सॉस को आप कितने दिन तक रखते हैं, खराब नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके जो फल हैं या जो कोई भी खाद्य पदार्थ है या कोई पेय पदार्थ है, तो उसके प्रक्रम में आप परिवर्तन कर दीजिए और उसको उपयोग में लाइए।
अगला है समय और धन की बचत। समय और धन की बचत, अभी आपने 4 दिन पहले ही देखा था, टमाटर चले गए थे ₹200 किलो तक। तो ₹200 किलो तक जब टमाटर चले गए थे, हर व्यक्ति टमाटर खा नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर टमाटर नहीं आ रहे थे उस समय। तो उस समय क्या हो रहा था, जैसे हम अपने खाद्य पदार्थ में या अपने सब्जियों में टमाटर की जगह जो हम वो सॉस बनाकर रखे थे या जो मार्केट से पहले हम सॉस ले आए थे, उसका उपयोग कर लेंगे। इससे हमारे धन की बचत होगी और हमारे समय की भी बचत होती है। जैसे कोई चीज़ आप ये मान लेते हैं आपके पास टाइम नहीं है। आपने ने क्या रखा है, आपने लहसुन का जो पेस्ट है वो आपने रखा है, आपने अदरक का पेस्ट रखा है, आपने ओनियन पेस्ट रखा है, आपने टोमेटो सॉस रखा है और आपके पास टाइम की पाबंदी है। आपको जल्दी जाना है और बना खा के जाना है। तो ऐसे में जो आपके पास ये पेस्ट वग़ैरह रखे हैं, तो ये आपके समय की भी बचत करते हैं। हमने अपने खाद्य पदार्थों में ही तो उसको चेंज किया है। हमने लहसुन था उसको हमारे घर पे था, हम उसको छीलते, उसको काटते या फिर उसको हम उसको पीसते, जो भी करते पेस्ट बनाते तो टाइम लगता। अब ऐसे में वो क्या किया, हमारे टाइम की बचत किया है, ठीक? और वैसे भी आप देखिए अभी धीरे-धीरे लहसुन, प्याज़, टमाटर जैसे रेट इनके बढ़ते जाते हैं। तो जब हमारे पास इस तरह से पेस्ट पहले से ही संरक्षित होंगे, तो जब भाव बढ़ेंगे, हम उनको लेंगे नहीं। तो इससे हमारे समय, श्रम भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। श्रम और धन, इन सब की बचत होती है। अगला है भोजन में विविधता लाना। जब आप खाद्य पदार्थों को संरक्षित करके रखते हैं, तो इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, जो आपके भोज्य पदार्थ होते हैं, उनमें विविधता आती है। ठीक? अगला है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना। हमारा मेन मोट्टो तो यही होता है कि हम अपने खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक संरक्षित रख सकें। जो आपने देखा कि विश्व युद्ध के समय इन्होंने इसका विकास किया था, तो हो क्या रहा था? हमारे सैनिकों को जो खाद्य पदार्थ थे वो उनके कई दिनों तक सुरक्षित रहें, सबकी पूर्ति हो सके, इसीलिए तो हमने इसका विकास किया था। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जो है खराब होने से उनको हम बचा सकें। अगला है भंडारण और परिवहन सुविधा में सहायता या फिर सुविधा। तो जैसे इनका जब आप खाद्य प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उनका हम भंडारण कर पाते हैं। क्या अभी आपको टमाटर दे दिया जाए और आप सॉस ना बनाएँ, कितने समय तक उसका भंडारण कर लेंगे? नहीं कर पाएँगे। दूध है, दूध का अगर आप पाश्रीकरण ना करें, तो आप कितने समय तक उसे संरक्षित रख पाएँगे? नहीं रख पाएँगे। तो ये हमारे भंडारण में सुविधा प्रदान करते हैं, साथ ही साथ परिवहन। मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके परिवहन। आपको पता है कि हमारे खाद्य पदार्थ एक देश से दूसरे देश तक भी आते-जाते हैं। तो अगर लेकिन हमें अभी एक शहर से दूसरे शहर जाना हो और हम क्या करें, हमें अचार ले जाना हो, तो हम क्या कहते हैं कि मम्मी थोड़ा-सा बचा के रखना, तेल उसमें निकलता है, रहने ही दो। ठीक? हम कहते हैं क्या कि रहने ही दो। क्यों? क्योंकि जो हमने उसकी पैकिंग की है, जो हमने उसका रख-रखाव किया है, वो हमें हमारी सुविधा के अनुसार नहीं है। तो हमें उसे ले जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहीं जो आप देखिए जो सील होते हैं आपके बॉटल पानी वाले, उन्हें हम कहाँ से कहाँ तक लेके चले जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक ये पानी की बॉटल जाते-आते रहते हैं, लेकिन क्या पानी गिरता है? नहीं गिरता है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं जब आप खाद्य प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं या खाद्य संसाधन और उनका संरक्षण करते हैं, तो ये सारे के सारे लाभ हमें मिलते हैं। ठीक? अब ये तो आपने लाभ देख लिया। अब अगर हम थोड़ा-सा समझें और इसमें, क्या हमें समझना है? ये तो हमने समझ लिया कि लाभ क्या है और इसका विकास कब हुआ, किसने किया और क्यों किया। जब इन्होंने जो निकोलस एपर्ट थे, इन्होंने जब विकास किया तो क्यों किया और कब किया, ये सारी चीज़ें आपने देखी, समझी।
अब अगर हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ें, तो क्या आता है इसमें? इसमें आता है कि खाद्य पदार्थ का भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप खराब हो सकता है। जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, इनका भौतिक, जैविक, रासायनिक ये सारे रूप खराब हो सकते हैं। खाद्य के विकृत होने के साथ-साथ उनका नष्ट होना या उनमें से दुर्गंध आना, उनका रचना नष्ट होना, उनके रंग में परिवर्तन आना या फिर उनके रंग का बिगड़ जाना, विभिन्न स्तर पर पोषण मान में कमी आ जाना, सौंदर्य बोध में कमी आ जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खाद्य पदार्थ और सौंदर्य बोध क्या है? अरे भाई हम फेस की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारा खाद्य पदार्थ है, जब जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, जब वो आपने उसको ताज़ा-ताज़ा बना के रखा है, तो जो देखने में उसकी सुंदरता ताज़े पर है, क्या 2-3 दिन बाद भी उसकी वही उतना ही आकर्षक दिखेगा? तो ये उस आकर्षक की बात हो रही है। उसके सौंदर्य बोध में कमी और उपयोग के लिए असुरक्षित होना सम्मिलित होता है। यानी कि जब आप इसके खराबी की बात करते हैं, तो इसमें कोई एक फैक्टर नहीं, कोई एक कारक ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक ही कारक है जो कि हमारे खाद्य पदार्थ के खराब होने का संकेत देता है। अब वो खाद्य पदार्थ में खराब होने का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे उसका रूप रंग बदले, उसकी गंध बदले, उसकी संरचना बदले या फिर उसके जो पोषण स्तर है उसमें कमी आए या फिर उसकी जो देखने में वो खाद्य पदार्थ हमारा अच्छा दिख रहा है, आकर्षक दिख रहा है, उसमें भी कमी आए या फिर जो व्यक्ति उपयोग कर रहा है वो किसी भी तरह से असुरक्षित है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। ये जो हमारा भोज्य पदार्थ है, अगर ये खराब हो रहा है, ये बिगड़ रहा है, तो इसके लिए कोई एक कारक ज़िम्मेदार नहीं होता है। इसके लिए कई कारक ज़िम्मेदार होते हैं, जिसमें जैसे ऑक्सीजन व नमी का अत्यधिक प्रभाव, पीड़क कीटों का आक्रमण कर देना, साधारण संसाधन भंडारण के लिए अपेक्षा से अनुपयुक्त ताप, यानी कि उसकी जितनी ताप की आवश्यकता है उतना उसको ताप नहीं मिल पा रहा है, प्रकाश और अन्य विकिरण। तो ये तमाम फैक्टर हो सकते हैं हमारे भोज्य पदार्थ को खराब करने के। खाद्य पदार्थ, जीवाणु आपके ये जो खाद्य पदार्थ हैं जीवाणु, यीस्ट और फफूंद जैसे जो सूक्ष्म जीवी हैं, सूक्ष्म जीवों अथवा पीड़कनाशियों जैसे कि रसायन से संदूषित होते हैं। ये जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से उपस्थित एंजाइम द्वारा निम्नीकरण से भी नष्ट हो जाते हैं। ये प्राकृतिक तौर पर भी नष्ट होते हैं, ठीक? परंतु पौधों और जंतु स्रोतों से प्राप्त खाद्य पदार्थों के कुछ अवयवों में फसल काटने या पशुवध के तत्काल पश्चात भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं और ये खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को परिवर्तित कर देते हैं। जो इसमें आपके जब आप जो पशुवध किया जाता है या फिर जो फसल काटे जाते हैं, उसके तुरंत बाद भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं और ये खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ को नष्ट करने वाले मुख्य सूक्ष्म जीव जैसे आपके जीवाणु हो गए, कवक हो गए, ईस्ट हो गए, फफूंद हो गए, ये सारे होते हैं। सूक्ष्म जीवों में किसका-किसका नाम सुना? तो जीवाणु हो गए, कवक हो गए, ईस्ट हो गए और फफूंद हो गए। ये आपके भोजन को नष्ट करने में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जीवाणु अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पसंद करते हैं। आपको पता है कि जो हमारे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, इनके खराब होने की संभावना अधिक होती है। तो जो जीवाणु होते हैं, इनको जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, वो बहुत पसंद आते हैं। अब इसमें आपका आ जाता है मांस, मछली,
अंडा, मुर्गा, मुर्गी, जो डेयरी उत्पाद हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और ये क्या हैं, ये बहुत ही जोखिम वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। आपको पता है ये जितने भी नाम लिए आपने, चाहे हम मांस कहें, मछली, अंडा, मुर्गा, मुर्गी, डेयरी प्रोडक्ट जो भी हैं, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। तो जो चीज़ें प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हैं, जो आपके प्रोटीन युक्त हैं, उनके खराब होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है और आपने पहले ही देखा, जो जीवाणु हैं, उनको प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ ज़्यादा पसंद होते हैं। जीवाणु जो होते हैं वो आपके 5 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर वृद्धि करते हैं। जो ये जीवाणु हैं, इनका जो एक प्रकार से कह सकते हैं हम एक डेंजरस ज़ोन जो होता है, वो होता है 5 से लेकर 60 डिग्री तापमान। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तापमान पर जो जीवाणु होते हैं वो वृद्धि करते हैं। तो तापमान क्या है? वो है आपका 5 से 60 डिग्री सेल्सियस। ताप की यह परास खतरे का क्षेत्र कहलाता है। यानी कि जो इनका ये ज़ोन है 5 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस, ये खतरे का क्षेत्र कहलाता है। ठीक? सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक पोषक पदार्थ की उपलब्धता है। यानी कि पोषक पदार्थ की उपलब्धता कैसे कह सकते हैं? अभी-अभी आपने देखा कि जो हमारे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हैं, ये जल्दी खराब होते हैं। तो प्रोटीन क्या है हमारा? पोषक है। यानी कि जिस पोषक तत्व में प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी, वो जल्दी खराब होंगे। नमी, पीएच, ऑक्सीजन स्तर और रोधक पदार्थों जैसे कि प्रतिजैविक की उपस्थित या फिर अनुपस्थित। तो ये हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, ये जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, इनकी वृद्धि इन सभी कारकों से प्रभावित होती है। खाद्य पदार्थों में मूलतः उपस्थित एंजाइमों को गतिविधि भी पीएच और ताप पर निर्भर करती है। आपके पास अगर जो ताज़े फल हैं, यानी कि ताज़ा फल और सब्जियों में उपस्थित ऑक्सीजन जो होता है, वो एंजाइम ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपापचय करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करना जारी रखते हैं और जो फल और सब्जियां हैं, इनका शेल्फ काल कम कर देते हैं। शेल्फ काल यानी कि जो इनके शेल्फ काल आप कैसे समझ सकते हैं? सेल्फ काल वो होता है मतलब जिसके जब तक आपका भोज्य पदार्थ खाने योग्य होता है। जैसे जो कोई भी आप ले लीजिए खाद्य पदार्थ लेकर आइए मार्केट से, तो उस पर आपको एक डेट दिया होता है कि ये बना कब है। ये खाद्य पदार्थ बना कब है, दूसरा आप इसको कब तक उपयोग कर सकते हैं, कहने का मतलब एक्सपायरी डेट। तो जब ये प्रोडक्ट बना है और जब तक आप इसका उपयोग करते हैं, यही आपका शेल्फ काल कहलाता है। यानी कि कोई भी जो भोज्य पदार्थ होता है, वो कब तक आप खा सकते हैं, ये उसका शेल्फ काल बताता है। ठीक? खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए संसाधित विधियों की मूलभूत संकल्पनाएं हैं। यानी कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उनको नष्ट होने से बचाने के लिए जो खाद्य पदार्थ की संसाधित विधियां हैं, उसमें कुछ विधियां हैं। यहाँ पर हम किस तरह से उसे हम संसाधित कर सकते हैं। तो एक तो हम उसके ऊष्मा का अनुप्रयोग कर सकते हैं, दूसरा उसमें से जल को हटा सकते हैं। आपको पता है कि जिस भोज्य पदार्थ में जितना कम जल की मात्रा होगी, वो भोज्य पदार्थ उतना ही अधिक सुरक्षित होगा। भंडारण के ताप समय कम करना, पीएच कम करना, ये भंडारण का ताप समय अभी आपने देखा कि 5 से लेकर 60 डिग्री पर अधिक पनपते हैं, तो हमें उससे क्या करना है, नीचे रखना है। अगला है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर नियंत्रण करना। तो ये कई तरीके होते हैं जिसकी सहायता से हम अपने खाद्य पदार्थों को संसाधित करते हैं। ठीक?
खाद्य पदार्थ क्या करते हैं हम संसाधित करते हैं, सुरक्षित करते हैं। आपने कारण देखा कि हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने खाद्य पदार्थों को कहीं भी ले जा सकें, उनको भंडारित कर सकें, उनका अधिकतम उपयोग कर सकें, अपने समय को बचा सकें, श्रम को बचा सकें, धन की बचत कर सकें। ये तमाम पहलू होते हैं, ठीक? तो ये अभी तक आपने उसके महत्व को समझा, उसके विकास को समझा, किसके? खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी के। अब हमें क्या देखना है? अब हमें खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण को थोड़ा-सा समझना है। अब ये जो खाद्य पदार्थ का वर्गीकरण है, ये आपके लिए नया नहीं है। इससे पहले आपने खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ रखा है। बस एक बार हम चीज़ों को फिर से देख लेते हैं। अगर हम खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण करें, तो खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण हम 3 रूपों में करते हैं। किस किसमें-किसमें? एक तो आपका आता है विकार्य खाद्य पदार्थ, एक आपका आता है अर्धविकार्य खाद्य पदार्थ और एक आपका आ जाता है अविकार्य खाद्य पदार्थ। तो क्या ये बताइए, क्या आपने ये वर्गीकरण नहीं पढ़ा है? अगर आपको याद हो, तो खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण को हमने पढ़ा है और हमने वहाँ पर नस्वरता के आधार पर खाद्य पदार्थों का एक वर्गीकरण देखा था। कार्य के आधार पर भी देखा था और हमने पोषक तत्वों के आधार पर देखा था, हमने साथ ही साथ नस्वरता के आधार पर भी वर्गीकरण देखा था। तो उसमें आपने क्या देखा था? उसमें आपने देखा था नस्वर खाद्य पदार्थ, आपने देखा था अर्धनस्वर खाद्य पदार्थ और अनस्वर खाद्य पदार्थ। बस वही है ये, जो आप नस्वर कह रहे थे वही ये विकार्य, अविकार्य और अर्धविकार्य है। तो अगर हम बात करें विकार्य खाद्य पदार्थ की, इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ जो 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं, उसे हम विकार्य खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे इसमें दूध, दही, मछली, मांस ये सारी चीज़ें आती हैं। अभी-अभी आपने देखा जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हैं, ये बहुत जल्दी खराब होते हैं। इन्हें हम नस्वर खाद्य पदार्थों में रखते हैं। अगर यहाँ बोले तो हम विकार्य खाद्य पदार्थों की बात कर रहे हैं, तो इन्हें विकार्य खाद्य पदार्थों में रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि जो हमारे विकार्य खाद्य पदार्थ हैं या जो हमारे नस्वरता के आधार पर खाद्य पदार्थ हैं, आप इन्हें कितने दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं? तो कितना? 1 से 2 दिन हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक? इसमें आपका दूध, दही, मांस, मछली, अंडा सॉरी अंडा नहीं ले सकते हम यहाँ पर। हम यहाँ पर लेंगे दूध, दही, मांस, मछली ये सारी चीज़ें लेते हैं। हालाँकि अंडा भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला पॉइंट जो है आपका वो है अर्धविकार्य। अगर बोले तो अर्धनश्वर पदार्थ। अब ये अर्धविकार्य क्या है? तो यह पदार्थ 1 से 2 सप्ताह तक सही रहते हैं। अगर हम इनको रखें, सुरक्षित रखना चाहें, तो कितने दिन तक रख सकते हैं? इनको हम 1 से 2 सप्ताह तक रख सकते हैं। फल और सब्जियाँ, रूपांतरित तने वाली फसलें जैसे कि आपका प्याज़ हो गया, आलू हो गया, इन्हें आप 2-4 सप्ताह तक खराब नहीं होते हैं। ये हमारे चलते हैं, 2-4 सप्ताह तक चलते हैं। लेकिन जो आपके जैसे ये जो आपके अर्धविकार्य हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इनका नाम हम किसमें लेंगे? तो इनका नाम लेंगे हम किसमें? ये लेंगे हम अर्ध अर्धविकार्य में, जिसमें आपका फल और सब्जियाँ आता है। लेकिन अगर हम बात करें जो आपकी रूपांतरित, ख़ैर आप ये अभी तो हम देख ही रहे हैं कि रूपांतरित जो तने वाली हैं यहाँ पर 2 का हमने नाम लिया, प्याज़ और आलू। ज़रा ये बताइए कि कौन-सा कोई आप 2 इसके अलावा 2 तने वाली और 2 आपके बीज वाले फलों या सब्जियों के नाम बताइए। आप ऐसे हमें 2 बीज वाले और 2 तने वाले फलों या सब्जियों का नाम बताइए। ये तो आपने देखा अर्धविकार्य।
अब हम बात करते हैं आविकार्य की। आविकार्य मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि आपके सालों तक खराब नहीं होते हैं, इनको हम साल भर रखते हैं। इसमें आपका आ जाता है चावल, गेहूँ, दाल, तिलहन, दलहन, ये सारी किस्में आती हैं, तो ये आती हैं आविकार्य में। आपने 3 खाद्य पदार्थ या 3 खाद्य वर्ग को समझा, विकार्य, आविकार्य और अर्धविकार्य। विकार्य क्या है? जो बहुत जल्दी खराब होते हैं, 1-2 दिन में खराब होते हैं। अविकार जो कि खराब सालों तक नहीं खराब होते हैं। अर्धविकार जो कि सिर्फ़ 1 से 2 सप्ताह तक ही अच्छे रहते हैं, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके अर्धविकार खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक? ये सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखी है। अब अगर हम थोड़ी-सी और बात करें, थोड़ी-सी आगे और हम बात करें, हम आ जाते हैं न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ। न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ क्या हैं? तो न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ से ताजे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है। सामान्यतः इसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रिया है जैसे साफ करना, काटना, काट-छाँट कर उनको काट-छाँट करना उनका, छीलना, पतले टुकड़ों में काटना, निम्न ताप या फिर बिल्कुल ठंडा करना, प्रशीतन जिसे कहते हैं, प्रशीतन ताप पर उनको भंडारित करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ज़रा इसमें हम थोड़ा-सा समझते हैं संरक्षित खाद्य। हालाँकि आप जब नाम सुनेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा-थोड़ा समझते चलते हैं कि ये क्या है। अगर हम बात करें संरक्षित खाद्य पदार्थ की, तो ये क्या होता है? तो जो संरक्षित खाद्य है, यानी कि इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए उपयुक्त की गई विधियाँ उत्पाद के गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती हैं। मतलब जब आप संरक्षित खाद्य विधि का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो हमारे उत्पादित खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। होता इसमें आता क्या-क्या है? जैसे हिमशीत टमाटर हो गया, हिमशीत सब्जियाँ हो गई, निर्जलित मटर हो गया, निर्जलित सब्जियाँ हो गई, डिब्बाबंद फल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके संरक्षित खाद्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसी में अगर हम आगे बात करें विनिर्मित खाद्य क्या है? अभी आपने क्या देखा? संरक्षित खाद्य देखा। लेकिन अगर हम यही बात करें विनिर्मित खाद्य क्या है? तो इस प्रकार के उत्पाद में कच्ची सामग्री के मूल गुण काफ़ी समाप्त हो जाते हैं और संरक्षण के लिए कुछ मूलभूत विधियाँ काम में लाई जाती हैं। जैसे अभी जो आपने देखा खाद्य संरक्षण खाद्य था, उसकी जो मूलभूत उसकी जो रूप था उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा था, जो उसके गुण थे उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा था। बस हम उसे अत्यधिक जो है जैसे हिमशीत करके उसको मटर या हिमशीत सब्जी या फिर सब्जियों को बिल्कुल सुखाकर कुछ इस तरह से प्रयोग कर रहे थे, तो वो आपका कहला रहा था संरक्षित खाद्य। लेकिन ये जो विनिर्मित खाद्य है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा कच्चा माल है, उस कच्चे माल का जो मूल गुण है वो बिल्कुल बदल जाता है या कहें तो पूरी तरह से समाप्त ही हो जाता है। और संरक्षण के लिए हम उसमें कुछ मूलभूत विधियों का प्रयोग करेंगे, कुछ विधियाँ उसमें उपयोग में लाएँगे। अक्सर विभिन्न संगठकों जैसे आपका नमक हो गया, शक्कर हो गया, तेल हो गया, रासायनिक संरक्षकों का उपयोग हो गया, इन सब के उपयोग से हम बनाते हैं। तो इसके लिए आप उदाहरण में समझ सकते हैं मुरब्बा हो गया, अचार हो गया, शरबत पापड़ हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। और आपने मार्मलेड बनाया था, स्क्वैश बनाया था, आपने तमाम प्रकार के जो हमारे फलों से खाने जैम और जेली बनाया था। ये जैम और जेली ये सारी चीज़ें इसी में आएँगी। क्या जो फल था जो हमने फल तोड़ के लाया था जिसका जैम और जेली बनाया, क्या दोनों का जो मूलभूत गुण है एक ही है? नहीं। जब हमारा फल कच्चा था हम उसको तोड़ कर लाए थे, तो
उसके स्वाद में, उसके रंग में, उसके रूप में, उसके बनावट में बिल्कुल अंतर था और जो अब ये हमें नया प्रोडक्ट बना है, यानी कि ये एक प्रकार से बिल्कुल नई चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो ये आपका विनिर्मित खाद्य पदार्थ कहलाता है। अगला जो है वो है आपका फ़ॉर्मूलाबद्ध। फ़ॉर्मूलाबद्ध खाद्य क्या है? तो विभिन्न संगठकों को मिलाकर और संसाधित करके यह उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिससे प्राप्त खाद्य उत्पादों का शेल्फ काल अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। यानी कि हम इसमें जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। विभिन्न संगठकों को मिलाते हैं, उनको संसाधित करके एक उत्पाद तैयार कर सकते हैं या उत्पाद तैयार करते हैं जिसमें जो कि आपका ये डबल रोटी हो गया, बिस्किट हो गया, आइसक्रीम हो गया, केक हो गया, कुल्फ़ी हो गया, ये सारी चीज़ें आपके फ़ॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला जो टर्म है, जो अगला शब्द है वो है खाद्य व्युत्पन्न। खाद्य व्युत्पन्न क्या है? तो उद्योग में खाद्य पदार्थों के संघटकों को कच्ची सामग्री से शोध द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे गन्ने से शक्कर अथवा तिलहन से तेल निकालना। व्युत्पन्न आपने प्रोटीन जब पढ़ा था, तो आपने प्रोटीन के 3 भाग पढ़े थे। एक पढ़ा था आपने सरल प्रोटीन, एक आपने पढ़ा था संयुक्त प्रोटीन और एक आपने पढ़ा था व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न में क्या हो रहा था? बिल्कुल नया निकल कर आ रहा था। आपने जो सबसे पहला पढ़ा था सरल प्रोटीन, वो आपका प्रोटीन था। संयुक्त प्रोटीन, एक आपका प्रोटीन था और एक अन्य था। लेकिन जब हम व्युत्पन्न प्रोटीन की बात कर रहे थे, तो व्युत्पन्न प्रोटीन आपका बिल्कुल अलग था। तो उसी तरह से जो खाद्य व्युत्पन्न है, ये उद्योग में खाद्य पदार्थों के संगठकों को कच्ची सामग्री से शोध द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे जो कच्ची सामग्री है उससे हमने प्राप्त किया जिसमें आपका गन्ना आ गया, गन्ने से हम शक्कर बनाते हैं, चीनी यही जो हमारे घरों में उपयोग होता है। तो गन्ने से हम शक्कर बनाते हैं, तिलहन से हम तेल बनाते हैं। कुछ मामलों में व्युत्पन्न अथवा संघटों को और अधिक संसाधित किया जाता है, जैसे कि तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन कर देना। ये जो तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन हो रहा है, ये प्रक्रिया इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपके खाद्य व्युत्पन्न हैं, इसमें आप हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया करते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया किसमें होती है, तो जो हमारे व्युत्पन्न खाद्य हैं, उन्हीं में किया जाता है। अगला पॉइंट अगर हम देखें, तो अगला पॉइंट क्या आ जाता है? संश्लेषित खाद्य। अब ये संश्लेषित खाद्य क्या है? तो वे उत्पाद सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं। किसके द्वारा? सूक्ष्म जैविक या फिर रासायनिक संश्लेषण के द्वारा ये विनिर्मित किए जाते हैं। और विनिर्मित में आपने क्या देखा था? जिसमें कच्चे माल की कच्चा सामग्री जो है, उसके मूल गुण जो थे उसमें काफ़ी परिवर्तन आ रहा था, वही आपका कहलाता है विनिर्मित खाद्य। तो जो संश्लेषित खाद्य है, उस खाद्य में सूक्ष्म जैविक या फिर जो रासायनिक संश्लेषण है, उसके द्वारा इसको निर्मित किया जाता है। जैसे कि उद्योगों में उपयोग आने वाले एंजाइम और पोषक, जैसे कि विटामिन आपके होते हैं, ठीक? ये आपने देखा खाद्य संश्लेषित खाद्य। अब बात करते हैं कार्यमूलक खाद्य। ये कार्यमूलक खाद्य क्या है? तो जो आपका कार्यमूलक खाद्य है, ये खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, लाभप्रद प्रभाव डालते हैं। यानी कि इन पर जो भी क्रियाएँ होंगी, वो ऐसी होंगी जो कि हम मानव के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालेंगे, बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे, स्वास्थ्य के लिए हमारे लाभप्रद होंगे। और आज का आपका लास्ट पॉइंट जो बच रहा है, वो है चिकित्सीय खाद्य।
चिकित्सीय खाद्य क्या है? तो चिकित्सीय खाद्य से आपको समझ में आ रहा होगा कि रोगों के आहारी प्रबंधन के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। जैसे जैसे कम सोडियम वाला नमक, लैक्टोज़ असहाय वाले व्यक्ति के लिए लैक्टोज़ मुक्त दूध। ये जो कम सोडियम वाला नमक है, यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थ आपको व्यक्ति को देने हैं जिसमें सोडियम की मात्रा कम हो। और किस तरह के रोगी को हम सोडियम कम देते हैं, तो चाहे वो आपके लीवर का पेशेंट हो, चाहे वो आपके किडनी का पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, या फिर क्या और क्या बच रहा है आपका, मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो हम इनको सोडियम कम देते हैं। अगर आप इनको सोडियम की मात्रा अधिक कर देते हैं, तो इनके शरीर में ओडिमा की शिकायत हो जाएगी, और आपको पता है ओडिमा कोई बीमारी नहीं है। ये एक प्रकार का सिम्पटम होता है, या जब व्यक्ति के शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, व्यक्ति के शरीर में पानी भर जाता है, तो वही ओडिमा कहलाता है। ठीक? और लैक्टोज़ असहाय वाले व्यक्ति का क्या अर्थ हो गया? मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको दूध पचता नहीं है, तो उनको ये लैक्टोज़ की वज़ह से नहीं पचता है, तो हम उन्हें लैक्टोज़ मुक्त दूध देते हैं। वैसे ही आपको पता है कि सीलियक रोगी को हम गेहूँ का आटा नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूटेन नामक प्रोटीन होता है, जो कि व्यक्ति को पचता नहीं है। तो उसको देने के लिए हम ग्लूटेन मुक्त आटा देते हैं, या ग्लूटेन मुक्त उसे हम खाद्य पदार्थ देते हैं। तो ये भी आपका चिकित्सीय आहार के ही अंतर्गत आता है। ये थे आपके पूरे खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि ये जो खाद्य प्रसंस्करण है क्या, क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसकी मूलभूत संकल्पनाओं को समझा था, खास करके जो इसके कुछ विशेषतम थे हमने उनको समझा, इसका विकास कैसे हुआ, इसका जो संरक्षण किया जाता है, वो क्यों आवश्यक है? कैसे करते हैं? खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण को समझा, साथ ही साथ हमने न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थों के बारे में समझा। तो ये आपका खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का जो चैप्टर था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, तो अब हम जो कल की क्लास में देखेंगे, वो देखेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक? तो अभी हमें थोड़ी-सी खाद्य सुरक्षा, खाद्य गुणवत्ता इनके बारे में पढ़ना है। आपसे अभी शायद बीपीएससी टीआरई 2 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो था ये जो आपके भौतिक संकट हैं या फिर जैविक संकट को लेकर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो वो भी आपके खाद्य सुरक्षा के ही अंतर्गत आता है। इन सब के बारे में कल हम पढ़ेंगे, और मैं आपको बार-बार कह रही हूँ कि पेन और नोटबुक लेकर बैठा कीजिएगा, साथ ही साथ आप नोट डाउन करते हुए भी चला करिए। क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो चीज़ें आपको आसानी से नहीं उपलब्ध होती हैं, कम से कम उन्हें आप नोट डाउन कर लिया कीजिए। अगर अभी आप एनसीईआरटी की बुक लेने जाएँगे, जो एनसीईआरटी बेस्ड आपकी बुक मिल रही है, तो 1000 के नीचे आपको बुक नहीं मिलेगी। मैं ऐसे दुकान की बात बता रही हूँ, जहाँ पे आपको बुकों में 10% 20% की छूट मिलती है। अदरवाइज़ जहाँ पर फिक्स रेट वाली दुकानें हैं, जो मतलब जो जो प्राइस आपकी बुक है, ये जो छोटी-मोटी दुकानें होती हैं, जो बुक पे प्राइस है, उसी में दे देते हैं वो लोग। और लेकिन जब आप जाते हैं मार्केट में लेते हैं बुक, या जब ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर हो सके तो आप जाकर दुकान से ही बुक लिया कीजिए। ये जो आप ऑनलाइन मंगवाते हैं ना, ये एक तो आपको कॉस्टली पड़ता है, दूसरे जब आप जाकर लेते हैं तो देखते हैं बुक में है क्या, आप वहाँ पर फ्रंट पेज खोलेंगे तभी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। तो जब भी आपको, अगर नहीं आप पहुँच पा रहे हैं दुकान तक तो अलग की बात है, लेकिन अगर आप दुकान तक पहुँच जाते हैं और लेते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होता है। एक तो वो दुकान वाला आपको 10-20% छूट पे देता है, दूसरे आप किताबों को अपने हाथ से एक बार जब उसके फ्रंट पेज को देख लेते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि क्या नया है, क्या पुराना है, कौन-सी बुक लेनी चाहिए, कौन-सी नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप ये जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक बता रही हूँ, अगर आप मार्केट में लेने जाएँगे, अच्छी दुकान पर लेंगे, अच्छी दुकान का
मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको 10-20% छूट पे मिलती हैं, तब भी आपकी ₹1000 की बुकें पड़ जाएँगी, चारों बुकें अगर 9th, 10th, 11th, 12th चारों की लेंगे। अगर नहीं लेना है, तो आपको बना-बनाया मैटर पूरा मिल रहा है, आपको नोट डाउन करने में क्या समस्या है? कोई समस्या है? अगर है तो बताइए? आप लोग नोट डाउन ज़रूर किया कीजिए। अब कल की क्लास में हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा और उसके बाद खाद्य गुणवत्ता यानी कि खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता हमें पढ़ना है। फिर हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय हमारी संस्थाएँ हैं जिनके बारे में हमें देखना है। ये मत सोचिएगा कि जो हमने प्रसार शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ, केयर ये सारी चीज़ें पढ़ी थी वो पढ़ेंगे। नहीं, ये जो हमारे फूड से रिलेटेड हैं, जो हमारे खाद्य गुणवत्ता, खाद्य मानक से संबंधित हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में सीएसी के बारे में पूछा गया या ये जो कोडेक्स है, कोडेक्स के बारे में आपसे पूछा गया, HACCP के बारे में पूछा गया, तो इन सब के बारे में हमें थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, हम पढ़ेंगे, ठीक? तो बने रहिएगा क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन एक बहुत गलत बात है, अपने इस चैनल पर मैंने देखा कि जितने भी लोग आते हैं, ये जो क्लास लेते हैं, उसमें से 60% ऐसे होते हैं जो कि सब्सक्राइब किए हैं वो हैं, बाकी 40% ऐसे हैं जो कि आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। ये गलत बात है ना, अगर आप क्लास ले रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लगती है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो आपको एक लाइक तो करना ही पड़ेगा। एक लाइक करना ही चाहिए और साथ ही साथ कमेंट भी करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो होगा इससे क्या? होगा इससे ये कि जब भी जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूँगी, तुरंत आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।